धीमे लंबे श्वास लें और छोड़ें। आंखें बंद रखें अपना। एक साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। अखण्डमण्डलाकारम् व्यापतं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक साथ सभी प्रतिज्ञा करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथों को मिलाएं, रब करें। सभी को सादर नमस्ते। एटीट्यूड की सेकंड क्लास, थर्ड क्लास हम कर रहे हैं आज। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था टीचिंग का, टीचर की क्वालिटीज, ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे, टाइप्स ऑफ टीचिंग पढ़ी थी। सेकंड क्लास ब्लूम टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन हमने लिया और कोग्निटिव डोमेन के बारे में हमने पढ़ा कि 3 प्रकार के जो टोटल डोमेन हैं, यानी कि डोमेन का मतलब कि जिसकी वजह से हमें लर्निंग के स्टेप हैं, सीक्वेंस बाय कैसे बच्चे को हम बेहतरीन तरीके से सिखा सकते हैं, उसके फॉर्मूलेज दिए हैं। अगर हम इन चीज़ों को हम यूज करेंगे तो बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो 3H का फॉर्मूला दिया था, 3H का फॉर्मूला जो उसमें महात्मा गांधी ने भी दिया था और इसी तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पर भी इनडायरेक्टली इन्होंने भी यूज किया। 3H यानी कि हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड यानी कि जिससे हमारे माइंड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि कोग्निटिव डोमेन। और जो हमारा हार्ट है यानी कि भावनात्मक, यानी कि इफेक्टिव डोमेन। और जो हमारा H, नंबर 3 का H है, हैंड। जो इस ब्लूम थ्योरी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कोग्निटिव डोमेन से पूछे जाते हैं, उसका डिटेल हम पढ़ चुके हैं। बाकियों का ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन उनके नेम्स आपको क्लियर होने चाहिए कि नेम सीक्वेंस बाय कौन है। तो कोग्निटिव डोमेन मैंने आपको सिखाया था। कौन मुझे बता सकता है माइक खोल करके कोग्निटिव डोमेन के कौन कौन से स्टेप होते हैं अभी के अभी? भैया एक बारी क्वेश्चन रिपीट करना। कोग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक जो बोध है, उसके जो स्टेप्स हैं, सर 6 स्टेप है सर। जी धर्मेश सर बताइए सर। तो पहला वो मेमोरी रिमेम्बर था ना सर? हाँ, रिमेम्बर, फिर अंडरस्टैंड था, एंड अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट था, और लास्ट वाला सर क्रिएट, क्रिएट था सर। बाकी लोग मैसेज करो जल्दी से। पहले मैं पूछ रहा हूँ आपसे ब्लूम टैक्सोनॉमी,
जो 1956 में जो मेन जो वहां पे ब्लूम जी के अंतर्गत जो बनाई गई थी उसकी सीक्वेंस बताएं। वेरी गुड। ये ब्रह्म सेवा योगा एंड मेडिटेशन जी ने टाइप किया। माइक खोल के बताइए। जी सर। सब रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवोल्यूटिंग एंड क्रिएटिंग। कुछ गड़बड़ हो रहा है। सर कौन बताएगा कि रिमेम्बरिंग, हाँ सर ये एड्रेसन ने दिया था, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवोल्यूटिंग एंड क्रिएटिंग। ये उनके ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के स्टूडेंट थे जिन्होंने चेंज किया था सर 2001 में। सबसे मेन आपने गड़बड़ कर दिया। क्या सर? मैं किसी और से पूछना चाहूंगा। ओके सर। और कोई बताए मुझे। एक सबसे जो मेजर जो इन्होंने गलती कर दी, एक सबसे बड़ी क्या गलती है वो? माइक खोल के बताएं। हाँ जी, सुधा यादव जी बता रही हैं। Yes, sir. एनीवन? हाँ बताओ जी। Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating और creating. Creative जो भी कुछ create करना हो. मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। माय क्वेश्चन इज दैट कि टेल मी द सर स्टेप्स बताइए ऑफ क्या? cognitive domain according to Bloom taxonomy 1956। जी सर कल्याणी बताओ। जी बताइए। हाँ नीलू जी बताइए। सर हाँ सर। सर वो जो ब्लूम ने ना 1956 में दिया था वो था नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन और एनालिसिस और सिंथेसिस और इवैल्यूएशन दिया था। उसके बाद जो 2001 में आया ना, जो नया डोमेन आया, तो उसमें नीचे से जो रिमेम्बर, अंडरस्टैंडिंग, ये सब तो था ही। लास्ट का जो क्रिएट और इवेल्यूट है ना, मतलब कि फिफ्थ नंबर पे इवेल्यूट आ गया और सिक्स नंबर पे क्रिएट आया। और जबकि इधर पर सिंथेसिस और जो इवेल्यूशन था ना वो नीचे चला गया 2001 में। जबकि उनको डोमिन ने 56 वेरी में ना, गुड, बहुत बढ़िया, 1956 वेरी में गुड, इवोल्यूशन ने को सबसे ऊपर में रखा था। बहुत बढ़िया। ठीक है ये था सर। मेन चीज। ठीक है जी। धर्म सेवा जी, आपको अपनी गलती पता चल गई होगी, गलती मत करना, ठीक है। छोटे छोटे यहीं से क्वेश्चन बनते हैं सारे। ठीक है, तो चलो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। रिवीजन आपका ज्यादा नहीं कराऊंगा मैं। उस दिन हमने सारा ही टाइम इस पे दिया था। आज हाँ, नेम तो आप बता सकते हो। चलिए आप मुझे बताएंगे इफेक्टिव डोमेन के पॉइंट्स के बारे में बताएं। स्टेप्स किसको याद होगी? ट्रिक भी मैंने बताई थी। एनीवन सामने आके बताओ, बाकी लोग मैसेज कर सकते हैं। सर मैं बताऊं? जी बताइए जी। आपका नाम क्या है? मुझे पता नहीं चल सर दीपमाला जोधपुर से। रहा। जी दीपमाला जी बताइए जी। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग और वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन या कैरेक्टराइज, जो भी सर। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जो आगे के जो स्टेप थे उसमें साइकोमोटर डोमेन के स्टेप कौन बताएगा? एनीवन बताइए। यस भैया मैं बताता हूँ। बताइए बताइए। पहला था इमिटेशन, दूसरा मैनिपुलेशन, तीसरा पैरिसिनेशन, ये मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है पता, और फोर्थ था आर्टिकुलेशन एंड फिफ्थ था नेचुरलाइज नेचुरलाइजेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए जी, ये स्टेप मत भूलना। अंदर की बातें पता हो ना पता हो बात अलग है, क्योंकि हमारे पेपर में क्वेश्चन सबसे ज्यादा बाहर से बनते हैं। ये फ्रेमिंग आपको जरूर पता होनी चाहिए कि इनकी सीरीज क्या है। कोग्नेटिव इफेक्टिव की सीरीज क्या है? 5 है इसमें। कोग्नेटिव में RUA2EC, इफेक्टिव में RRVOC, और साइकोमोटर में IMPAN, इम्पेन। ठीक है। और इसमें आप सीधा सा लगा सकते हो, जो कोग्नेटिव है वो हेड का काम करता है, जो हमने 3H का फॉर्मूला दिया था, मतलब कि बुद्धि से संबंधित काम होता है इसमें। इफेक्टिव में फीलिंग से संबंधित, व्यवहार, बिहेवियर, एटीट्यूड,
इनसे संबंधित जो बातें होती है वो इफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आएंगी। और जो नंबर थर्ड है साइकोमोटर, नाम से पता चल रहा है इसमें कुछ एक्टिविटी हो रही है फिजिकली। साइकोमोटर हैंड का, इसके हैंड के साथ तुलना करते हैं कि कुछ एक्टिविटी होना, करना, शरीर के द्वारा करना, वो साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आती है चीजें। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इसका जब नंबर 6 था यहाँ पे 5 आ गया था। ठीक है। हॉट्स और लोट्स, हॉट्स यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल और लोट्स यानी कि लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल। लोट्स में नीचे के 3 आते हैं, रिमेम्बर, अंडरस्टैंड और अप्लाई। और हॉट्स में ऊपर के 3 आते हैं, क्रिएट, इवेलुएट एंड एनालाइज। आज हम पढ़ते हैं भावनात्मक डोमेन। भावनात्मक डोमेन, एक इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसमें जो सबसे जो मेन होता है ना, इंटेलेक्चुअल स्किल डेवलप होना। यहाँ से क्वेश्चन भी बना था एक बार। जो कोग्निटिव डोमेन है, ये कोग्निटिव डोमेन से क्या होता है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो हमारी डेवलप होती हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल्स क्या होते हैं, इसका मतलब होता है जो हमारा बौद्धिक कौशल है। ऊपर भी दिया हुआ है हिंदी में, आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारे माइंड के ऊपर दबाव पड़ रहा है ना, कि रिमेम्बर करना, अंडरस्टैंड करना, अप्लाई करना, एनालाइज करना, कुछ नया चीज करना। माइंड के ऊपर सबसे, माइंड का सबसे ज्यादा वर्क हो रहा है इसके अंदर। तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स इससे डेवलप होती हैं। अब हम पढ़ते हैं भावनात्मक डोमेन। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है ना, बता दें, और आवाज ठीक से आ रही है सब लोगों के पास? जी सर। ठीक है। देखिए, जो लर्निंग होती है कि लर्निंग इज थ्रो ऑफ एज एन इंटेलेक्चुअल और मेंटल फंक्शंस। कि इंटेलेक्चुअल, एक तो हमने अभी देखा कि हम चीजों को रट के याद करते हैं, उसके बाद में अंडरस्टैंड करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटल फंक्शन, कि मानसिक स्तर पर भी कार्य होते हैं। कि लर्निंग इज नॉट ओनली कोग्निटिव, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर चीज को रट के ही याद किया जाता है। कि वन कैन ऑल्सो लर्न एटीट्यूड्स। ये चीज ध्यान करना, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। एटीट्यूड, बिहेवियर्स एंड फिजिकल स्किल्स। सबसे जो मेन है इसमें एटीट्यूड और बिहेवियर है, जो हमें इससे भी हम सीखते हैं। जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना आपको, मैंने आपको बताया था आचार्य किसको कहते हैं, याद होगा आप लोगों को? बताएं जल्दी, आचार्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? टीचर, आचरण से सिखाए। वेरी गुड, जो हमें आचरण से सिखा दे। बताए ना, बताने वाला टीचर बिना बताए आचरण से सीख जाए। और गुरु तो वो अलग ही, उससे भी बड़ी सत्ता होती है गुरु की तो। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हमारे, आप इस तरीके से आप समझ लीजिए कि जो हमें बिहेवियर से, जो हमारे अंदर से जो चीजें हम सीखते हैं, वो चीजें हैं यहाँ पे इफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आएंगे। इमोशंस हम सीखते हैं। द इफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व्स फीलिंग्स, इमोशंस एंड एटीट्यूड्स, भावनाएं, इच्छाएं और दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। ये चीजें जो हैं इफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में सीधा पूछा गया था कि बताएं एटीट्यूड, फीलिंग्स और इमोशंस किस डोमेन के अंतर्गत आते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया था, तो कौन सा डोमेन आएगा? एक्टिव। एफेक्टिव डोमेन में। इफेक्टिव डोमेन। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऐसे कौन सा डोमेन है जिसमें इंटेलेक्चुअल जो स्किल्स डेवलप होती हैं, उसमें कौन सा डोमेन आएगा? कनेक्टिव। कोग्निटिव। और एक नंबर जो थर्ड क्वेश्चन, जो सबसे एक और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, उसमें कौन सा डोमेन आएगा? साइकोमोटर। वेरी गुड, साइकोमोटर। ये सभी चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इफेक्टिव डोमेन, अर्थात भावनात्मक डोमेन, जो फीलिंग्स, एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड्स, इमोशंस के ऊपर डिपेंड। इसके 5 स्टेप होते हैं मेनली। कुछ लोग 6 बोल देते हैं, लेकिन वो जो 6 था वो इसमें ही आ जाती हैं चीजें। ठीक है।
तो ज्यादा अंदर नहीं जाना है इस टॉपिक के, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, कोग्निटिव से सबसे ज्यादा आते हैं, तो इनके पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वेल्विंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, थोड़ा सा मैं फिर भी पढ़ा देता हूँ आप लोगों को कि इफेक्टिव डोमेन को आप समझिए कि इसका क्या है, कि जो उस प्रत्येक टॉपिक के प्रति छात्रों के भावात्मक गुस्सा, प्यार, चिढ़ना, उत्तेजन, रोना आदि रूप का विकास करना। आप लोगों ने देखा है कि कभी कभी हम जो मूवी देखते हैं लग जाता है, बॉडी कांपने, शिविर करने लग जाती है। हम क्रांतिकारी की मूवी देखते हैं, सनी देओल की मूवी देख रहे हैं, देशभक्ति मूवी, हमारे अंदर जोश जग जाता है कि आतंकवादियों को मार दो, ऐसी फीलिंग्स आती है ना। और जब का सामने कोई चीट करता है, कोई गद्दार होता है, तो हमारे अंदर ऐसी रोने की फीलिंग आती है कि सामने आ जाओ, उसको भी मार दूं। यानी कि एक इस तरीके से इमोशंस होते हैं, यहाँ से वो बदलाव आते हैं हमारे अंदर से। यानी कि ये जो हमारे बिहेवियर के अंदर जो चेंजिंग आ रहे हैं, ये सारे के सारे इफेक्टिव डोमेन है। अब कई बार जब हमें कोई लेक्चर हम सुनते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक पढ़ाने से एक आपकी माइंड के ऊपर प्रेशर बन रहा है, वो कोग्निटिव डोमेन है। एक आप लोग इमोशनल हो जाते हो, कई लोग हो जाते हैं इमोशनल, रोने भी लग जाते हैं क्लास में। कि आपसे बात करते करते एक बार मैं पढ़ा रहा था तो माधवी मैडम रोने लग गई क्लास में। एज जितनी बड़ी उनकी 45 की एज, लेकिन क्लास के बीच में रोने लग गई। ऐसे बहुत सारे हमने एक्सपीरियंस देखे कि बच्चे बहुत इमोशनल हो जाते हैं, टीचर के साथ अटैच हो जाते हैं टॉपिक के साथ में। तो यानी कि इसका मतलब कि जो टीचिंग की जो बातें हैं, जो टीचर है कि उनकी इफेक्टिव डोमेन के ऊपर वर्क कर रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो 3 तरह के डोमेन हैं। सबसे लो लेवल का डोमेन होता है कोग्निटिव डोमेन, सबसे लो लेवल की जो टीचिंग होती है। उसके बाद में इफेक्टिव डोमेन की उसके व्यवहार में चेंज आने लग गया, उसकी फीलिंग्स से चेंज होने लग गई। और साइकोमोटर, अब वो एक्टिविटी भी करने लग गया, टीचर ने जो बोला वही रूटीन उसने अपनाना शुरू कर दिया। एक जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ मैं आपको स्वाध्याय का एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि किस तरीके से ये डोमेन हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए। ये जो बातें होगी ये कोग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आ गई। अब मैं ऐसी सी बातें, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देने लग गया हूँ, आप इमोशनल हो गए, रोने लग गए, या अंदर से कुछ अपने आप को कोसने लगे, गिल्टी फील आने लगी। तो ये जो है, ये इफेक्टिव डोमेन के ऊपर मेरी बातें जा रही। कई लेक्चर जब हम सुनते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं ना, सुनते सुनते। मैं तो बहुत हो जाता हूँ कई बार, जब कोई सामने आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सर्दी भी लगने लग जाती है कई बार तो। और कई बार तो जब जैसे कि जो सबसे ज्यादा लीडर जो होते हैं ना, मोदी जी वगैरह, जो लेक्चर देते हैं बड़े बड़े हाई लेवल के स्टेज पे, कि सामने कुछ बोला और जाए, लोगों ने तोड़ा फोड़ी करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया, लोगों को इतना मोटिवेट कर दिया कि उनकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहा, और जाके उन्होंने बसों में आग लगा दी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी जिसके अंदर, तो वो उनके साइकोमोटर डोमेन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मतलब कि जिस जो टीचिंग करने से हमारे माइंड के नॉलेज बढ़ती है, नॉर्मल नॉलेज बढ़ती है, माइंड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो कोग्निटिव है। जिससे हमारा इमोशनली हमारा अटैचमेंट ज्यादा बढ़ जाता है, वो हमारा जो है इफेक्टिव डोमेन है। और जिसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, फिजिकल मूवमेंट होने लग जाती है, वो जो लर्निंग हमारी होगी वो साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत है। अब इसमें क्या क्या होता है, देखिए इसके 5 स्टेप हैं: रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वेल्विंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। रिसीविंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज रिसीव करना, महसूस करना, ठंडा गर्म महसूस करना, जो हमें पढ़ाया जा रहा है उस चीज को लेना, टॉपिक को लेना। ऐसे ले लो, मैंने पढ़ाया और आपने रिसीव कर लिया। रिस्पोंडिंग, अब मैं आप मूवी का एग्जांपल लेके देखिए, यहाँ पे आप रिसीव कर रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, हॉरर मूवी देख रहे हो, तो रिस्पोंडिंग क्या आएगा जल्दी मुझे बताओ। हॉरर मूवी देखेंगे तो नॉर्मली क्या रिस्पोंडिंग आता है लोगों का? डर लगता है।
हाँ, अब वो बच्चा जो रात को बाहर भी निकलेगा उसको लगेगा, ऐसा लगेगा मेरे पीछे भूत है, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन वो उसके अंदर वो एक आवरण सा बन गया है ना। इस तरीके से यानी कि जैसा हम रिसीव करते हैं ऐसा ही रिस्पोंड भी करते हैं, फिर ऐसा हम कल्पना करने लग जाते हैं। वेलविंग कि उस अनुक्रिया के पश्चात हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि वह सफल सिद्ध हुआ कि नहीं, कि वो व्यक्ति भी ऐसा होने लग जाता है। और ऑर्गेनाइजिंग उस प्रकरण टॉपिक को एक स्थान में रखकर उसके बारे में चिंतन करते हैं। इसके बाद में देखिए, यहाँ पे हमने हॉरर मूवी देखी, यहाँ पे हमें डर लगने लग गया, अब यहाँ पे हमने कैटेगराइज करने लग गया कि हाँ हमें अब डर लग रहा है, इस व्यक्ति ये व्यक्ति डरता है। ऑर्गेनाइजिंग, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे सोच रहे हैं हाँ क्यों हमें डर लग रहा था, उसके पीछे क्या रीजन था। और कैरेक्टराइजेशन कि उसका वास्तविक जो कैरेक्टर है, चरित्र का निर्माण होने लग जाता है कि जिससे हमारे भीतर उसके प्रति एक भाव उत्पन्न होता है। यानी कि उसके बाद में जो फाइनल जो चीज है कि जो बुरे लोगों के प्रति बुरे और अच्छे लोगों के प्रति अच्छी उसकी फीलिंग्स आने लग जाती है। इस प्रकार से जो इफेक्टिव डोमेन है ये हमारी फीलिंग्स, हमारा एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट डालता है। ठीक है जी, ठीक है, ये थोड़े से और एग्जांपल्स के साथ समझाए गए हैं, आप इनको देख लेंगे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी दे रखा है मैंने, पढ़ लेंगे। हम आगे पढ़ते हैं साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन इसको हिंदी में बोलते हैं मनोशारीरिक उद्देश्य, या फिर इसको क्रियात्मक भी बोलते हैं, कुछ ऐसे क्रियात्मक से नाम है इसका। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने इम पेन का दिया हुआ है। आई से इमिटेशन, एम से मैनिपुलेशन, पी से प्रिसीजन, ए से आर्टिकुलेशन और एन से नेचुरलाइजेशन। कि इमिटेशन यानी कि हिंदी में बोलते हैं उद्दीपन, कि उद्दीपन से आशय ऐसी वस्तु जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब कि जैसे कि भूख लगने पर खाने की तरफ क्रिया करना। ठीक है, आप ये समझ लीजिए साइकोमोटर में वो चीजें होंगी जिसमें हमारी फिजिकली एक्टिविटी हो रही है, हम चलने लगे, भूख लग गई तो हम किचन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया गया कि भूख में उद्दीपन हुई, हमें हमें जो क्रिया करने के लिए उत्तेजित कर रही है ना। हम नॉर्मली जाएंगे किचन के पास, फ्रिज के पास जाएंगे, यानी कि ये जो है ये इमिटेशंस में। मैनिपुलेशन उस उद्दीपन के प्रति क्रिया हमको कार्य करने पर मजबूर कर देती है। अब यहाँ पर तो क्या है कि मुझे वो चीज करनी है, एक फीलिंग्स आई, जैसे कि अभी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ठीक है, अभी आपके मन में फीलिंग्स आई कि आपको पानी पीना चाहिए या फिर आपको कुछ खाना खाना चाहिए। ठीक है, अभी वो फीलिंग्स हैं, ठीक है, और आपका मन भी हो रहा है, आप जाओगे, जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते, मुझे क्या पता, आप ऑनलाइन बैठे हो, जा भी सकते हो, बहुत सारे लोग चलते चलते क्लास लेते हैं। अब मैनिपुलेशन में भाई अब तो जाना ही पड़ेगा, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, टॉयलेट बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब तो जाना ही पड़ेगा। अब यानी कि वो जो एक्टिविटी थी अब आपका फिजिकली एक्टिविटी में चेंज हो गई। और कंट्रोल और प्रिसीजन, इसका मतलब कि नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे कोशिश की जाती है कंट्रोल करने पर। और आगे है जो हमारा आर्टिकुलेट, कुछ गड़बड़ हो रही है, 6 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। अच्छा ये हैबिट वाला है ना, ये कुछ लोग इसको हैबिट वाले को मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते, तो आप इसको अभी मत गिनना, ठीक है, 5 पॉइंट तक आप लोग इसको गिन के चलो। ठीक है, 6वां पॉइंट कुछ लोग मानते कुछ नहीं मानते इसको। ठीक है, जो हमारा आर्टिकुलेशन की उसमें नियंत्रण रखने के लिए जो हम उस उद्दीपन और क्रिया के माध्यम समन्वय स्थापित करते हैं। कोऑर्डिनेशन की स्टिमुलेशन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और नेचुरलाइजेशन का मतलब कि अब हमारा पूरी तरीके से हम उस चीज को कर पाते हैं, हमें कुछ कोई भी टास्क दे दिया, कुछ भी कर दिया, हम हर तरीके से हम अपनी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ में, अपने मेंटल इन्वॉल्वमेंट के साथ में हम उस चीज को कर पाते हैं। ठीक है, और हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट के बाद में अब वो चीजें हमें कभी भी दे दो अब हम वो कर पाएंगे। ठीक है, तो
फिर मैं कहूंगा थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, इतना ज्यादा अंदर नहीं जाना है हमें इस टॉपिक के। मैंने इंट्रोडक्शन देना था, दे दिया। आप खाली ऊपर से पढ़िए, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल या प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। बस इतना हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए इतना इनफ होगा। इससे ज्यादा अपने माइंड पे प्रेशर मत डालिए, ठीक है। हाँ, यही छोटा सा कि जो डायग्राम दिया हुआ है, ये छोटी सी ट्रिक है याद करने की इन डोमेन्स को, कि 3 डोमेन है। कोग्निटिव जो ब्रेन के साथ संबंधित है, इफेक्टिव जो हमारी फीलिंग्स को बताती है, ये हैप्पी है येलो वाला, ये वाला सैड हो रखा है। साइकोमोटर जिसमें हमारी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में दिया है मोड ऑफ लर्निंग, कि इसमें थॉट्स हैं, थिंकिंग है, और इफेक्टिव में इमोशंस हैं और फीलिंग्स हैं, ठीक है। एटीट्यूड्स बताया था मैंने यहाँ पे। साइकोमोटर में एक्शंस है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होने लग जाती है, डूइंग, वो व्यक्ति करने लग जाता है उसी चीज को। जैसे कि मैंने बताया कि आप चार्ट बना के आप कंपैरेटिव स्टडी करो, एक दिन मैंने बताया था, और अगले दिन मैंने रिस्पॉन्ड में पाया कि बहुत सारे लोग थे, उनके अंदर इतना जोश जाग गया, और वो अगले दिन से चार्ट लेके आए, उन्होंने डायग्राम बनाना शुरू किया, कैटेगराइज किया, और कंपैरेटिव स्टडी बनानी शुरू कर दी। इसका मतलब जो मैंने टीचिंग किया क्लास में, उनकी फिजिकल साइकोमोटर डोमेन के ऊपर इफेक्ट गया, और ये अच्छी टीचिंग की पहचान है कि अगर कोई टीचर का कुछ कह रहा है, बच्चे उसको साइकोमोटर डोमेन, फिजिकली भी इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं उस बातों में, तो ये इफेक्टिव टीचिंग की पहचान नहीं होती, कि एक्शंस होने लग जाते हैं बच्चों के, डूइंग, ऐसे ही बच्चे करने भी लग जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है एबिलिटीज कोग्निटिव में? मेमोराइज, क्योंकि इसमें रट्टा मारा जाता है कोग्निटिव में, ध्यान रखिए। पहले रट्टा मारते हैं, उसके बाद में अंडरस्टैंड होता है, फिर अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं कि मेमोराइजिंग है, रीजनिंग है। ये क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। पेपर में क्वेश्चन सीधा आएगा कि मेमोराइजिंग और रीजनिंग, ये एबिलिटीज किस डोमेन के अंतर्गत आएंगी? तो आंसर होगा कोग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आएंगी। और दूसरा की एप्रिसिएशन और मोटिवेशन, जैसे कि जो कुछ बच्चे होते हैं वो इमोशन से सीखते हैं, स्पेशल बच्चे हैं, या कुछ ज्यादा इमोशनल जो बच्चे होते हैं, उनको कितना ही पढ़ा लो नहीं समझ आएंगी, कितना ही उनको मार लो नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर उससे प्यार से बात करेंगे तो उनको समझ आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं 9th क्लास में था, मेरा इंग्लिश का टॉपिक सबसे वीक रहता था, सबसे ज्यादा वीक रहता था। हमेशा सबसे कम नंबर इंग्लिश में आते थे बचपन से लेकर के। मैथ में मैं सुपर 100/100 हमेशा आते थे। 9th क्लास में क्या हुआ, आप भी हंसोगे। तो हमारी एक टीचर आई सुनीता सैनी के नाम से। तो क्या था, और मेरी भाभी भी लगती थी, और वो हमारी टीचर भी थी, तो दोनों हो गई थी। तो हमारे फैमिली वाला था उसके साथ में। तो उसने मेरे को इतना इमोशनली मोटिवेट किया कि मैं लगता कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है। और मेरे को पर्सनल आती, घर पे भी बुला के मुझे पढ़ाना शुरू किया, मेरी राइटिंग उसने इम्प्रूव किया। और आप मानोगे नहीं, 9th क्लास में उस टीचर ने मेरे साथ इतना इमोशनली बिहेव किया, इंग्लिश में मैं सबसे टॉप पर था। जो टॉपिक मेरा सबसे लो था, इमोशनल अटैचमेंट मिलने से वही टॉपिक मेरा सबसे सुपर हो गया। इसका मतलब क्या है? ये हमें डिसाइड करना है कि बच्चे किस तरीके के होते हैं। आप लोग टीचर बनोगे, पढ़ाओगे, तो हर एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल है, हर एक को एक मेथड नहीं समझ में आ सकता। किसी को पढ़ाया और समझ में आ गया, कुछ को नहीं आए, उनको फीलिंग्स दिखानी पड़ती है, उनके साथ में अटैचमेंट जुड़ना पड़ता है बच्चों के साथ। जैसे मैं सीखा था, सीख गया। और साइकोमोटरी कि चलो भैया बाहर आप करके दिखाते हैं, एक्टिविटीज कुछ करके दिखाते हैं, इन्वॉल्व करोगे तो सीखोगे। कुछ लोगों की थोड़ी है ना, करोगे, और वो सबसे बेस्ट भी है, करो, डू एंड लर्न, करो और सीखो। जैसे मेथड होता है, असाइनमेंट बच्चों को दिए जाते हैं, असाइनमेंट करो और सीखो। आओ बच्चों को खुद ही टॉपिक दे, तैयारी करो और क्लास में आके प्रेजेंट करो, कि खुद ही करो, एक्टिविटी इन्वॉल्व करो,
और पढ़ाओ बच्चे से, आपकी लर्निंग बढ़ेगी। ठीक है, ये बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो ये टीचिंग का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से बच्चे का क्या लेवल है, उसके हिसाब से टीचिंग की जाती है। जब आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तभी आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो सकती है, तभी आप बेस्ट टीचर बन सकते। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, कोडिंग वर्ड है ये, कि जो हमारा मेमोराइजिंग, रीजनिंग है, कोग्निटिव, एप्रिसिएशन करना बच्चों को। जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, अरे चलो चलो, हम जैसे कि छोटे बच्चों को गोली दी जाती है, आप ना ये करेले का जूस पी लो तो आपको एक चॉकलेट मिलेगी, आप ये सब्जी खा लो तो आपको जूस पिलाएंगे, आपको टॉफी मिलेगी। शुरू में बच्चों को लालच दिया जाता है, या फिर बच्चा कुछ भी करता है, थोड़ा बहुत करता है तो बच्चे उसकी तारीफ की जाती है, एप्रिसिएशन मिलता है। एप्रिसिएशन करता है तो बच्चे को लगता है हाँ कुछ किया है। अब जैसे कि मैं भी क्लास में किसी से पूछूं कि बताओ नीलू जी कुछ बताओ, और मैं बता दूं है इतना बेकार बताया, तो क्या होगा ना, दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होगी माइक खोलने की। तो एक टीचर का क्या क्वालिटी होती है, बच्चा चाहे गलत बताए लेकिन टीचर को चाहिए बच्चे की अप्रिशिएट करे, कम से कम उसने माइक खोलने के बताने की कोशिश तो की। तो वो टीचर जब इस तरीके से बच्चों की प्रशंसा करता है ना, तो बच्चों के मन में एक अलग से छवि बन जाती है उस टीचर की, मोटिवेट करता है बच्चों को। ठीक है, टाइपिंग पढ़ेंगे मतलब कि करो और सीखो, साइकोमोटर। ओके, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, फिर मैं अगले टॉपिक में जा रहा हूँ। ठीक है, अगला टॉपिक बहुत जरूरी है, हमारे टॉपिक में साफ साफ दिया हुआ है हमारे सिलेबस में कि लेवल्स ऑफ टीचिंग। बहुत जल्दी समझ आ जाएगा आपको ये चीज कि लेवल्स ऑफ टीचिंग, कि बच्चों को सीखने यानी कि टीचिंग यानी कि पढ़ाने के, शिक्षण के लेवल्स क्या हैं। तो तीन तरीके के लेवल होते हैं, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो स्टार्टिंग में जो टीचिंग की जाती है, कोई भी क्लास क्यों ना हो, कोई भी, जैसे कि हम आप स्टार्टिंग में बच्चे से हम बात करते हैं, स्टार्टिंग में नर्सरी में, केजी में क्या होता है, स्टार्टिंग में अल्फाबेटिक सिखाई जाती है, टेबल सिखाई जाती है, एक तरीके से रट्टा मरवाया जाता है कि 2 की टेबल याद करो, 10 की टेबल याद करो। है, गुरुकुल में बड़े बड़े श्लोक बच्चों को याद करवा दिए, बचपन में ही उनको मेमोराइज हो गई चीजें, मेमोरी लेवल के ऊपर उनका इफेक्ट डाल रहा है। और आज भी अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी कोई अच्छा टीचर है और योग दर्शन उसको पढ़ाना है, आप सभी योग के टीचर हो, तो योग दर्शन पढ़ाना है, तो एक अच्छा टीचर क्या करेगा, सबसे पहले ये करेगा कि उनको जो है फॉर्मूलेज यानी कि जो सूत्र हैं संस्कृत के, वो बच्चों को याद करवा देगा। रट्टा, स्टार्टिंग में रट्टा लगाना पड़ता है, लेकिन आप देखना जब कुछ दिन हम जब, क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में जब हमें 1 बजे एक बार वो श्लोक समय जब याद हो गए ना, ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होने लग जाता है। क्या पता स्टार्टिंग में डेवलप ना हो, एकदम से डेवलप नहीं होता है, लेकिन एक बार हमें सूत्र याद हो गए, फिर वो बच्चा अपने आप ही बता देगा कि योग चित्त वृत्ति निरोध, हाँ योग है, चित्त है, वृत्ति है, निरोध है। वो अपने आप से उन चीजों को पढ़ना शुरू कर देगा, अपने आप से डाउट आने लग जाएंगे उसके। और रिफ्लेक्टिव लेवल ये सबसे हाई लेवल की होती है, कि अब हाँ बोलेगा कि हाँ निरोध ही क्यों, अवरोध क्यों नहीं, चित्त ही क्यों, विक्षिप्त क्यों नहीं, वृत्ति ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। रिफ्लेक्टिव लेवल, जो हाई थिंकर लोग होते हैं, जो जैसे कि जो दार्शनिक जो लोग होते हैं, ये बहुत हाई लेवल की थिंकिंग होती है। और जैसे जैसे हमारा एजुकेशन का लेवल बढ़ता है, एजुकेशन का लेवल बढ़ता है, ये हमारा जो रिफ्लेक्टिंग लेवल के ऊपर ज्यादा वर्क किया जाता है। ठीक है, मतलब कि बच्चे खुद ही चिंतन करेंगे और फिर उसमें उसका आंसर निकाला जाता है। इसके लिए एक मेथड यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, शायद मेथड, हाँ यही नाम है उसका। एक मेथड है टीचिंग में, क्लासरूम में बच्चों को एक टास्क दे दिया जाता है। इसमें क्वेश्चन आए थे एक बार ये पेपर में, ब्रेन स्टॉर्मिंग के नाम से, कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। बच्चों को टास्क दे देते हैं और फिर बच्चे ही आपस में डिस्कस करेंगे
और डिस्कस करके निष्कर्ष निकाल देंगे, विचार करेंगे। हाँ, पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? अच्छा, पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? किसी ने अलग टास्क दिया, दूसरे ने अलग चीज बताई, दूसरे ने अलग चीज बताई। अब सब लोग, अब टीचर उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के जो व्यूज आ रहे हैं, उसके बाद में एक निष्कर्ष निकाल दिया जाता है कि चिंतन स्तर को, रिफ्लेक्टिव लेवल को डेवलप करना। ठीक है, तो अब इनके ये जरूर याद रखेंगे, मेमोरी लेवल जो है हर्टबर्ट ने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है मॉरिसन ने दिया, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है हंट ने दिया। ठीक है, कि अगर हम इन चीजों को अच्छे से फोकस करते हैं कि छात्रों का बौद्धिक और मानसिक विकास किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि मेमोरी लेवल में जैसे क्या आती हैं चीजें। मेमोरी लेवल में सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, या तो टीचर प्रोवाइड करा दे या फिर टीचर आपको बता दे कि इस बुक्स में जाके पढ़ लो। और अक्सर जो गलती करते हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी सबसे बड़ी गलती है, मैं थोड़ा सा मानता हूँ हुई थी, जिसकी वजह से हमें कुछ समझ नहीं आया। डायरेक्ट ही अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल की बातें की जाती है। समझो, हमें यही नहीं पता कि न्याय दर्शन है क्या, और आप अंदर की बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहे हो, तो क्या समझ आएगा हमें? इसका मतलब अच्छा टीचर पहले मेमोरी लेवल पे काम करेगा, पहले बताएगा कि हाँ देखो ये राइटर है, ये इसका ग्रंथ है, इसके अनुसार इतने प्रकार के कर्म है, इसके अनुसार आत्मा ये है, जीवात्मा ये है। पहले डेटा दे देगा बच्चे को, मेमोरी लेवल डेवलप कर देगा बच्चे की। उसके बाद में फिर वो दूसरे दर्शनों को कंपेयर करेगा, उसके बाद तो अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा ना। डायरेक्ट ही अंडरस्टैंडिंग लेवल में बात करोगे, बच्चा नहीं समझेगा, कुछ समझ नहीं आने वाला उसको। बड़ी बड़ी बातें कहोगे, कितना ही अच्छा टीचर क्यों ना हो, बच्चों को समझ नहीं आएगा। तो ये स्टेप है टीचिंग करने के, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड सबसे लास्ट में उसमें बच्चों को टास्क दे देना, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया, और रिफ्लेक्टिव लेवल जो है हंट ने दिया। मेमोरी लेवल में एक तरीके से आप ये समझ ले कि मेमोराइज करना है, चीजों को हमें याद करना है। जैसे मैथ के फॉर्मूले हो गए, टेबल्स हो गई, बच्चों को एबीसीडी करने याद करनी है, काउंटिंग याद करानी है बच्चों को, भागवत गीता के श्लोक आपको याद करने हैं, योग दर्शन के सूत्र आपको याद करने हैं। उनके लिए तो कोई वो नहीं है ना, मेमोराइज करने हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगी, माइंड के ऊपर जोर डालना आपका। और मेमोरी लेवल का जो संबंध है वो हमारे कोग्निटिव डोमेन के साथ में है। ये भी आप देख लेना, ये संबंध का क्वेश्चंस भी एक बार आया था पेपर में कि मेमोरी लेवल का रिलेशन कौन से डोमेन के साथ में। तो बताएं कौन से डोमेन के साथ में मेमोरी लेवल का रिलेशन? कॉग्निटिव। कोग्निटिव डोमेन के साथ में। ठीक है, या पढ़ लेंगे, मैंने आपको चीजों को दे दिया कि मेमोरी लेवल स्टेट्स की स्मृति स्तर की अवस्थाएं, कि इसमें क्या होता है। देखो, चार चीजें सबसे मेन होती है कोई भी चीजें याद करने की। जैसे कि अक्सर, जैसे कि आप लोग कंप्लेन, मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि सर पेपर आ गए और हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम साफ, अब पेपर में क्या लिखेंगे। तो रिवीजन सबसे बहुत जरूरी होता है। आप रिवीजन नहीं करोगे और नई नई चीजें आप एक्सेप्ट कर डालते जाओगे माइंड में, पुराने स्किप होती जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा है कि स्लो चलो, लेकिन पहले वाला रिकॉल करते रहो। अब उस चीज की वैल्यू आपको यहाँ समझ आएगी कि मेमोरी लेवल स्टेटस, जो हमारा माइंड होता है किस तरीके से चीजों को कैच करता है। देखिए, सबसे पहले तो लर्निंग, कोई भी न्यू टॉपिक हमने पढ़ा है, ठीक है, मान लेते हैं योग दर्शन हम लोगों ने पढ़ा, हमने समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद को हमने पढ़ा, लर्न किया कि उसमें 51 सूत्र है, 55 सूत्र है, 55 सूत्र है, 34 सूत्र है उसके अंदर। ठीक है, उनको रट्टा मार लिया, स्टार्टिंग में रट्टा होता है एक तरीके से। उसके बाद में रिटेंशन, कि वो जो चीज हमने पढ़ी है उसको रिटेंशन, धारण यानी कि स्टोरेज करना, अपने माइंड में स्टोर करना, याद करना। कुछ 2 बार, 5 बार, 10 बार हम उसको दोहराएंगे तो वो हमारे माइंड में बैठ जाती है। और ये जो है रिकॉल, ये है रिवीजन करना। एक बार हमें चीज याद होगी, ठीक है,
भैया 2 दिन बाद 3 बाद दोबारा इसको पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो वो चीजें स्किप हो जाएंगी माइंड से। साइकोलॉजिस्ट ने ये फॉर्मूला भी दिया है कि इसमें बताते हैं कि आज जो हमने चीज पढ़ी है, एक बार जो आज टीचर ने पढ़ाई है, सोने से पहले एक बार उसको पढ़ लो, 2 दिन बाद उसको पढ़ो, फिर 1 सप्ताह बाद पढ़ो, उसके बाद 15 दिन बाद फिर उसको पढ़ो, 1 महीने बाद पढ़ो। जब हम इस फॉर्मूले को अपनाते हैं तो वो चीजें परमानेंटली हमारे माइंड में स्टोर हो जाती हैं। तो ये है रिकॉल करना, मतलब कि रिवीजन करना। और रिकॉग्नाइजेशन, कि अच्छी मेमोरी किसको कहेंगे? उसी को तो कहेंगे टाइम आने पे जो यूज याद आए। आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, पेपर में याद ही नहीं आया तो उस मेमोरी का फायदा क्या? कि टाइम आने पे वो चीजें याद आ जाना, उसी को ही अच्छी मेमोरी कहेंगे ना। ठीक है, तो ये मेमोरी लेवल की 4 स्टेटस हैं: लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, इसके लिए जो सबसे जो मेन चीज है, आप हार्वर्ड को याद रखेंगे। ये पहला स्टेज है, इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग है, कि कोई भी टीचर क्यों ना हो, चाहे वो बच्चों को पढ़ा रहा हो, बड़ों को पढ़ा रहा हो, सबसे पहले वो डेटा देगा बच्चों को, ओवरव्यू देगा टॉपिक का, मेमोरी लेवल पे वर्क करेगा, तभी बच्चों को समझ आएगा, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। ठीक है, कि फैक्ट्स एंड बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मतलब कि इसका बिट्स का मतलब डेटा से है। बच्चों को, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैं खुद का बता रहा हूँ, न्याय दर्शन मुझे आज तक ठीक से क्लियर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब हमें पढ़ाया गया डायरेक्ट ही इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी गई, पल्ले ही नहीं पड़ा हमें कुछ आज तक। लेकिन जब योग दर्शन पढ़ाया गया, उन्होंने सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया योग दर्शन को। पहले ओवरव्यू दिया फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड का, थर्ड का, सूत्रों को याद कराया, फिर एक एक करके उन चीजों के कंसेप्ट क्लियर होते गए। फिर उसके बाद में व्यास भाष्य पढ़ाया। स्टार्टिंग में व्यास भाष्य नहीं पढ़ाया, बाद में पढ़ाया। तो स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे तो बच्चे को कुछ समझ नहीं आना। क्यों? वो अंडरस्टैंडिंग लेवल की बातें होगी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन हो रहा है वहां पे। तो स्टार्टिंग में मेमोरी लेवल पे वर्क करना है, तभी वो चीजें क्लियर हो पाएंगी बच्चों को, अदरवाइज नहीं क्लियर होंगी। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, की टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है बच्चे। और ये क्वेश्चन बनता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ओरल, रिटन और ऐसे टाइप एग्जामिनेशन। ओरल, रिटन एंड ऐसे टाइप एग्जाम, क्वेश्चन कैसे बनेगा पेपर में? कि मेमोरी लेवल जो है हमारा, मेमोरी लेवल की जो टीचिंग होती है, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं किस टाइप के पूछे जाते हैं? सबसे ज्यादा ओरल है, रिटन है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है यहाँ पे ऑप्शनल भी आना चाहिए। मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा एक बार। नहीं नहीं, ऑप्शनल अंडरस्टैंडिंग में आएगा। ठीक है, जैसे आपका नेट का एग्जाम है, नेट का एग्जाम जो है, मेमोरी लेवल कम है, उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जी सर, इसलिए मैं वो बोलता हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये रहा, दिख रहा है ना? आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसलिए आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग लेवल लेवल पे वर्क करना है। रट्टा मारोगे पेपर में, रट्टा कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो घुमा के देंगे क्वेश्चन, और रट्टा मारा हुआ कभी वो क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पाएगा जब तक आपको उस चीज का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसे वाला थोड़ा उलझा देगा, सभी में आता है। मेन ये ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वर्क करते हैं। और ओरल, जैसे कि मैं भी आपसे, मैंने पढ़ाया और अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ओरल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा या लिखवा लिया उसी टाइम, यानी कि ये जो क्वेश्चन, ये जो बातें हो रही है, मेमोरी लेवल की बातें हो रही है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ लेंगे, हो गया इतना, इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, इसको डेवलप करता है बच्चे के बौद्धिक विकास, इसको बोलते हैं बौद्धिक, यानी कि बच्चे की बुद्धि का विकास होने लग जाते हैं यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग लेवल, जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़ाया कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। ये बताओ कौन से लेवल की बातें है ये जो मैंने अभी बोली? जो एग्जाम्पल मैंने अभी दिया, ये कौन से अंडरस्टैंडिंग, लेवल की बात हो रही है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। कैसे बोला आपने अंडरस्टैंडिंग, ये बताओ।
तो ये इसको हमने पहले समझा। हमने सिर्फ Memory सूत्र level याद का। किया। ध्यान रखिए, डेफिनेशन को एज इट इज बोलना, मेमोरी लेवल की बात हो रही है। जी सर, जी सर। अब आप अब आप एक्सप्लेन कर रहे हो योग चित्तवृत्ति निरोध, एज इट इज रट्टा मार के बोल दिया, सुना दिया, दैट इज मेमोरी लेवल। अब आप उसके अंदर जा रहे हो कि योग चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, निरोध क्या है। अब जब इनके अंदर जाओगे कि चित्त क्या है, अच्छा मन बुद्धि अहंकार चित्त है। अच्छा वृत्ति क्या है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, अच्छा ये वृत्ति है। अच्छा निरोध क्या है, पूर्ण कंट्रोल। अब आप इन चीजों को समझ रहे हो, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। समझ पा रहे हो दोनों में कितना बड़ा अंतर है? जी सर। अब इसके बाद में जो सबसे हाई स्टेज होती है, रिफ्लेक्टिव लेवल, यही क्यों लिया, वृत्तियां ही क्यों ली, चित्त ही क्यों लिया? अच्छा उस दर्शन ने ये बोल दिया, इसने ये क्यों बोला, इन दोनों में अंतर क्यों आया? कपिल जी ने क्या बोला, पतंजलि जी ने क्या बोला, बादरायण जी ने क्या बोला, जैमिनी जी ने क्या बोला, चारवाक ने ऐसा क्यों बोला, बौद्ध जी ने, महात्मा बुद्ध ने ऐसा क्यों बोला? अब हम हर एक डीप थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ तो उन्होंने नोटिस किया होगा ना, उन्होंने ऐसे विचार दिए। दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। समझ आया तीनों लेवल को? जी सर। जी सर। ठीक है, अब मैं पूछना चाहूंगा, चलो मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव लेवल को थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। आवाज रुक रही है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबके पास? हेलो, हाँ। आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, आ यस रही है। सर। ठीक है, ठीक, ओके जी, ठीक। अब देखिए, रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है ये सबसे हाई स्टेज है। इसमें हमें हर चीज की नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में पता चल जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल पे। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हम उन चीजों को समझ जाते हैं। देखिए, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर हमारा डेवलप हो जाता है। मेमोरी लेवल में क्या होता है, माइंड के ऊपर प्रेशर बनता है सिर्फ स्टार्टिंग में। अंडरस्टैंडिंग में इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप हो जाता है, हमारी बुद्धि थोड़ा समझने लग जाती है चीजों को, अच्छा ये है क्या। और रिफ्लेक्टिव लेवल में हमें क्लियर हो जाता है, बोलते हैं ना, रितंबरा प्रज्ञा जागृत हो गई अब तो, कि विवेक की ख्याति मिल गई। विवेक की ख्याति क्या है कि नित्यानित्य विभेगात विवेक, कि जो यानी कि नित्य को नित्य और अनित्य को नित्य, यानी कि सही को सही गलत को गलत जो पहचान ले उसको विवेक बोलते हैं। यानी कि जो विवेक लेवल है, जो रितंबरा प्रज्ञा, जो योग दर्शन में भी देखो, बिल्कुल एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप कैसे महर्षि पतंजलि जी ने दिया हुआ, आज भी हम समझ नहीं पा रहे। रिफ्लेक्टिव लेवल, स्टार्टिंग में मेमोरी लेवल की बात की उन्होंने, अंडरस्टैंडिंग की किया, रिफ्लेक्टिव लेवल रितंबरा प्रज्ञा बाद में पहुंचा दिया, उसके बाद में जो उसके आगे असंप्रज्ञात समाधि, सबसे लास्ट में कैवल्य की प्राप्ति, पूरा का पूरा एक तरीके से चिंतन हो रहा है शुरू से लेकर के सीक्वेंस तरीके से। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि वो कितने बड़े हाई लेवल के थिंकर थे महर्षि पतंजलि जी। ठीक है, अभी रिफ्लेक्टिव लेवल के जैसे कुछ क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल की, कि ये क्वेश्चन पेपर में आया था एक बार, कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि छात्रों में समस्या समाधान की प्रवृत्ति का विकास करता है, जिससे भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान निकालने हेतु तैयार हो सके, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर बातें हो रही है तो कौन सा लेवल आएगा? रिफ्लेक्टिव। लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा। ठीक है, क्यों आएगा जरा इसका आंसर देंगे? रिफ्लेक्टिव लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्यों आएगा? क्योंकि हम उस चीज़ को समझ गए हैं, उसको हम दोबारा से हम उस चीज़ पर हम वर्क कर सकते हैं, जैसे हम रिसर्च भी इसी के अंदर ही आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसने आंसर दिया? प्रिया। प्रिया जी, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, वेरी गुड। रिसर्च यानी कि जो हाई लेवल पे आ गए ना, रिफ्लेक्टिव। आगे जो है
कि इसमें क्या सही है क्या गलत, हमें पता चल जाता ना एक्चुअलिटी क्या है, कि एक्चुअलिटी भ्रामरी से मेमोरी बढ़ती है नहीं बढ़ती है। रिसर्च होगी तो पता चल जाएगा ना, एक्चुअलिटी दूध पानी हो जाएगा हमारा। तो ये रिफ्लेक्टिंग लेवल की बातें हो रही है। और छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास कर उसमें, यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चे खुद सोचने लग जाते हैं, है ना, खुद की थिंकिंग डेवलप होती है उनकी, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जैसे कि क्वेश्चन से दिए हुए हैं। एक और बात मैं बता दूं आपको, अच्छा टीचर वही होता है, टीचिंग उसी को बोलते हैं जिसमें बच्चे के मन में बहुत सारे डाउट्स आने लग जाते हैं। आप थोड़ा हंसोगे ना इस बात के ऊपर, लेकिन एक्चुअलिटी यही है। दो तरीके की है, एक तो बच्चे को सब कुछ समझ आ गया, एक बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। आज जैसे मेरे पास एक हमारे एक साथी का भी फोन आया था, वो बोलते हैं कि हमें हमें कुछ समझ नहीं आया, हमें कुछ समझ नहीं आया। और एक, अब यहाँ पे दो बातें होंगी कि उनको सही समझ आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा अभी पेपर के समय में, बोल रहे होंगे कि हमें तो कुछ भी नहीं आता। गिरता वही है जो चलने की कोशिश करता है, मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ऐसी थिंकिंग आपके माइंड में आएंगी कि हाँ अरे ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। अब कम से कम आपको पता तो चल गया ना क्या चीज छूटी हुई है, क्या चीज रह गई है। अब जो छूट गई है उसको पूरा छोड़ दो, जो सी आपने पकड़ी है उसको अच्छे से पकड़ लो, उसको मत छोड़ो। ठीक है, मतलब कि ऐसी चीजें आ रही हैं तो मतलब कि वो अच्छा है, कि व्हाट वाज इजी, यानी कि अब वो खुद से उसकी थिंकिंग लेवल बढ़ने लग जाती है कि हाँ अरे पेपर में तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, मैं तो ऐसे तैयारी नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। इस तरीके से उसका माइंड बहुत जल्दी ज्यादा ज्यादा वर्क करने लग जाता है। और इसके जो मेन मेन जो पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से मैंने बोल्ड कर दिया है। हंट, जो हंट ने दिया था ये, कि ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है, जहाँ पे प्रॉब्लम सेंट, क्योंकि इससे समस्याओं का समाधान होता है, सोल्व द प्रॉब्लम। और द लर्नर्स आर मोटिवेटेड एंड एक्टिव, ध्यान रखेंगे, मोटिवेटेड एंड एक्टिव, रीजनिंग, लॉजिक्स एंड इमेजिनेशन, बच्चे खुद कल्पनाएं करते हैं, खुद से ड्राइंग बनाते हैं, नई नई चीजें। एक तो है कि ड्राइंग को एज इट इज उतार देना, और दूसरा क्या है, नहीं खुद ही इमेजिन करो, उसी टाइम पे गिव टास्क दिया और स्पीच दो। ठीक है, तो ऐसे टाइप टेस्ट इज यूज्ड, कि जो ऐसे टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, और जो एटीट्यूड, बिलीव एंड इन्वॉल्वमेंट आर आल्सो इन्वॉल्व, यानी कि ये जो चीजें हैं कि सारे के सारे ये हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल की बातें हो रही है। तो इस ये हमारा हो गया पहला स्टेप हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके बाद में हम अधिगम यानी कि लर्निंग को पढ़ेंगे। लर्निंग कैसे कैसे लर्निंग सीखने के तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कल बताएंगे, आज समय हो गया है। आज जो मैंने पढ़ाया है, अभी आपको किसी को डाउट हो तो बताइए, उसके बाद में हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। ठीक, कोई डाउट किसी का? ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं। साइकोमीटर ये डोमेन आपने बताया था, उसमें थर्ड था एक, ये प्रिसेशन, ये समझ नहीं आया था। साइकोमोटर मतलब कि आप समझ जाओ कि मैंने 3H फार्मूला दिया है ना, 3H फार्मूला याद है आपको? जी जी, हेड, हार्ट एंड हैंड। हाँ, जो हैंड यानी कि फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होने लग जाए। मैंने आपको कुछ मोटिवेशन लेक्चर दिया और आप जा करके घर में वही चीज करने लग गए। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी काम हो रहा है जिससे हमारी फिजिकल बच्चे के अंदर चेंजिंग आने लग गए, वो जो है उसको साइकोमोटर डोमेन बोलते हैं। ओके, इसके अंदर था एक टॉपिक, ये था साइकोमोटर के अंदर था ये थर्ड। ज्यादा अंदर मत जाओ, वहां से क्वेश्चन आना नहीं, ओके इसलिए ओके, मैंने ज्यादा पढ़ाया नहीं वहां से। अच्छा, मतलब इसमें नहीं आएगा इतना कि अंदर मत जाओ, इमेजिनेशन और ये सब किस बस में आएगा? ये खाली पॉइंट नेम याद कर लो उसके। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, ज्यादा अंदर मत जाओ, मुझे पता है मैं अब, लेकिन वो फायदा नहीं है अभी हम पढ़ने के लिए वहां से। ठीक है, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको शो करता हूँ, 1 मिनट आप रुकेंगे। हाँ, ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी आंसर करेंगे।
मैं क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करता हूं जो मैंने पढ़ाया, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे सभी, जल्दी से आंसर करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंस लेवल्स ऑफ टीचिंग। सीक्वेंस पूछा, ध्यान दीजिए। वेरी गुड। मनोज जी माइक खोल के बताएं। जी सर, इसमें फर्स्ट आएगा मेमोरी लेवल और दूसरे में वेरी अंडरस्टैंडिंग गुड, लेवल और थर्ड वेरी गुड। रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जी सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पूनम जी माइक खोल के बताएं। सर टीचर होगा। वेरी गुड, टीचर होगा। स्टूडेंट क्या होगा ये बता दीजिए। स्टूडेंट डिपेंड होगा टीचर पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप करेंगे अभी 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 19 और 20 शो हो रहा है। क्या कह रही हो जी? सर क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 शो हो रहा है, 13 शो नहीं हो रहा है सर। हो रहा है मैडम। ये तो है, तो मैंने बोला साइड में देखिए, नीचे देखो, दिख रहा? जूम ओके कर दिया ओके। होगा शायद। क्या आ गया ये? हाँ, प्रेरणा जी आंसर कीजिए इसका। सेल्फ डायरेक्टेड भैया भैया सी डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग। मैंने क्या, टीचिंग की बात हो रही थी यहाँ पे। मैंने टीचिंग दो प्रकार की गलत बात बता दी क्या मैं? एक मैंने बताई थी पेडागोजी, यानी कि शिक्षक आधारित शिक्षा, और एंड्रोलॉजिकल मतलब कि विद्यार्थी अच्छा, केंद्रित सेल्फ डायरेक्टेड में शिक्षा। भैया जो स्टूडेंट केंद्रित होती है वो वाली। तो इसका आंसर आएगा बी। तो फिर बी है भैया, सॉरी भैया। सर मैं क्वेश्चन पूछूं सर? जी बताइए। सर स्व अध्याय ह्यूटागोजी नहीं होगा सर, सेल्फ स्टडी का? आप ये कहना चाह रहे हो? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो एंड्रोगोजी है ये तो स्टूडेंट सेंट्रिक है ना, बट हाँ, जो सेल्फ वाला है सर वो ह्यूटागोजी में नहीं आएगा सर? सॉरी, मुझे ह्यूटागोजी पता नहीं है सर। ओके सर, सॉरी सर, वो एक्चुअली मैंने मेरी बुक में पढ़ा था, उसमें सेल्फ डायरेक्टेड जो था, जो स्व अध्याय है वो ह्यूटागोजी में दिया था, इसलिए सर। मैं एक बार देख लूंगा, मैं लिख लेता हूँ ह्यूटागोजी क्या है। ओके सर, सॉरी सर। मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं, मैंने आपको दो ही चीज पढ़ाई थी ना, पेडागोगी और एंड्रागोगिकल। जी सर। यही से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये भैया एंड्रागोगिकल समझ आ गया होगा ना आपको क्यों आया? ठीक है, चलो मेरे पास समय थोड़ा कम है, आपके भैया जैसे कि पेडागोजिकली ने छात्र शिक्षक है, एंड्रागोजिकली ने छात्र आधारित है ना। विद्यार्थी आधारित केंद्र, मतलब कि बच्चों को खुद मोटिवेट करना है, इसका मतलब ये है। हाँ। टीचर बच्चों को ही मोटिवेट कर रहा है अच्छे से, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हम्म। ठीक है, तो आगे आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर हाँ, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। 23 को जल्दी सोल्व करें सभी। द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय। देखो मैंने पढ़ाया था ना, कि जल्दी आंसर करो इसका। MDY है जी, माइक खोल के बताएं।
दिवाई जल्दी माइक खोलिए। राधिका जी माइक खोल के बताइए। प्रिया जी बताइए। मेरी आवाज आ रही है? हेलो हाँ हाँ भैया। ए बताओ इसका आंसर क्या है? इंटेलेक्चुअल वाला इसका यही होगा, कॉग्निटिव कौन सा डोमेन, होगा? वेरी कॉग्निटिव गुड, डोमेन। कोग्निटिव पढ़ाया था मैंने, स्पेशली हाईलाइट करवाया था पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 24 को बताएंगे जल्दी। एटीट्यूड, वैल्यूज, इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय, देखो मैंने स्पेशली लिखवाया था, याद होना चाहिए आप लोगों को। कोग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर है, जल्दी बताएं। पुष्पा जी माइक खोल के बताएं मुझे। अफेक्टिव डोमेन आएगा सर। वेरी गुड। 25 को जल्दी सोल्व करें। विच डोमेन इज कंसर्न विद फिजिकल एंड मोटर स्किल्स, देखिए फिजिकल की मैंने कहाँ बात की थी, किस डोमेन में बात की थी, जल्दी बताएं। समिता जी माइक खोल के बताएंगे। साइकोमोटर डोमेन। वेरी गुड, साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो मैं स्लाइड आपको सेंड कर दूंगा, अपना रिवीजन कर लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे थोड़ा। कोई विशेष कोई प्रॉब्लम हो तो आप अभी बताइए, फिर मैं क्लास प्रणाम भैया। को